हे स्टूडेंट्स, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम धारा राठौड़। हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, जिसका हम क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे सारी एक्टिविटी के साथ। एसिड के कैरेक्टर्स, बेस के कैरेक्टर्स, सॉल्ट कैसे बना, उसके बाद मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे पर शॉर्ट में क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो ये हमने कुछ सिंबल्स बनाए जो हम यहाँ पे आगे वाला हमारा जो पीडीएफ है उसके अंदर हम क्या चीज कैसे बता रहे हैं उसके लिए हमने सिंबल्स बनाए। तो देखो, अगर रिएक्शन हो रहा है तो ये इस साइड वाला एरो, इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ भी एरो इधर भी एरो। ठीक है, गैस इवॉल्व हो रही है तो ऊपर वाला एरो क्योंकि गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट मतलब अगर एक सॉलिड बन गया, सॉलिड का फॉर्मेशन हो, इनसॉल्युबल सॉलिड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है एक्टिविटी के दौरान तो वो होगा प्रिसिपिटेट, मतलब ऐसे अंदर वाला एरो। हीट मतलब ट्रायंगल। और ये स्टेट है चैप्टर नंबर 1 में, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के टाइम पे पहले तो उनका फॉर्मूला लिखने के बाद फिर स्टेट लगाते हैं, एक्वियस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो ठीक है, तो ये जो AQSLG ये स्टेट्स हो गई। अब उसके बाद एसिड है, बेस है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये सेटअप एक्टिविटी के लिए। ठीक है, फिर ये स्टेप्स, ऑब्जर्वेशन, आंखें ऐसे करके ऑब्जर्व कर रहे उसका। इन्फरेंस मतलब एक पॉइंट में इस एक्टिविटी में क्या हुआ था वो। उसके बाद ट्रायंगल के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब एग्जाम ट्रैप। उसके बाद हम आते हैं सेफ्टी पे। फिर ये पिन का मतलब टिप, ये पिन का मतलब क्या है, टिप। फिर पीएच, पीएच न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, तो वो ऐसे ग्राफ वाला पीएच। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ये बिजली वाला साइन। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन के लिए भी सेम रेक्टेंगल, फिर ऑक्साइड के लिए भी सेम रेक्टेंगल। फिर आते हैं हम इंडिकेटर पे, वो भी सेम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के अंदर क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, तो इसके अंदर हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो एसिड्स रिलीज, एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो खट्टा होता है, खट्टा होता है एसिड। बेस जो है वो सोपी होता है, बिटर होता है। और अगर हम लिटमस की बात करें तो एसिड जो है वो हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, एसिड हमेशा बी को आर में कन्वर्ट करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। और अगर हम बेस की बात करें, बेस की बात करें, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बेस जो है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे इंट्रोडक्शन पे। एसिड्स रिलीज H+, H3O+ ओनली इन वाटर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एसिड जो है उसके अंदर सबसे पहले तो एसिड के कैरेक्टर्स बताता कौन है, H+ आयंस, H+ जिसको हम H3O+ भी बोल सकते हैं, वो आगे एक्टिविटी में आएगा कि H3O कैसे बन जाता है। बाकी जनरली एसिड में H+ आयंस होते हैं। अब H+ आयंस जो है वो आयनाइज होंगे सिर्फ पानी के अंदर, पानी के अंदर आयन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर ड्राई HCl है, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वो लिटमस का कलर चेंज नहीं कर पाएगा, पर ड्राई एसिड को पानी में डालेंगे फिर वो आयंस बनेंगे, तो वो जो आयंस है वो एसिडिक कैरेक्टर दिखा के लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देंगे, ब्लू का रेड में चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बेस पे। तो बेस जो है वो OH- आयंस पानी के अंदर रिलीज करते हैं, मतलब जैसे एसिड के H+ आयंस थे, H+ आयंस जो है वो एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बेस कैरेक्टर के लिए, बेसिक कैरेक्टर के लिए OH- आयंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सॉल्ट पे। सॉल्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड्स प्लस बेस गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो सॉल्ट S मिला वो न्यूट्रलाइजेशन, ये जो एसिड प्लस बेस वाला जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टाइम पे हमें सॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया एसिड प्लस बेस गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम।
फिजिकल प्रॉपर्टीज के, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एसिड की मेटल के साथ, फिर ये सारी चीजें देखेंगे। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बेसेस अपीयर ओनली इन एक्वियस सॉल्यूशन। जो प्रॉपर्टी होती है एसिड और बेस की वो सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन में ही निकलेगी। मतलब एसिड के एसिडिक कैरेक्टर अगर हमें देखने हैं तो हमें सूखे HCl में नहीं दिखेंगे, हमें एक्वियस HCl में दिखेंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम ट्रैप्स, जो स्ट्रॉन्ग और वीक है वो उसकी आयनाइजेशन पावर है। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी जो आयनाइजेशन मतलब H+ आयंस निकालने की जो पावर है, पानी में जाने के बाद उसका जो आयन फॉर्मेशन होगा उसमें ज्यादा आयंस निकल रहे हैं, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड है मतलब उसका उल्टा, अगर कम आयंस निकल रहे हैं तो वीक एसिड है, ठीक है। बेस में भी सेम ऐसा ही, अगर आयनाइजेशन, बेस में OH- आयंस होते और एसिड में H+ आयंस होते। H+ आयंस अगर ज्यादा मात्रा में निकल रहे हैं पानी में मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ अगर कम है तो वीक एसिड है। सेम टू सेम अगर OH- आयंस ज्यादा है तो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर OH- आयंस कम है मतलब वो वीक बेस है। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, अब अगर मैं एसिड के अंदर आधा एसिड है, एक ग्लास के अंदर आधा एसिड है, उसके अंदर अगर मैं आधा पानी डाल दूं, पहले जो एसिड था वो कॉन्सेंट्रेटेड था, मतलब उसके अंदर कुछ मिलावट नहीं थी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एसिड था, पर मैंने उसके अंदर पानी डिसॉल्व कर दिया तो वो जो एसिड था वो मंद हो गया। पहले कॉन्सेंट्रेटेड था उसके बाद मंद हो गया। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन है वो उसके अंदर क्या डिसॉल्व किया है उस हिसाब से आती है, ठीक है। अब हम आते हैं टेस्ट इज नॉट डेफिनेशन आंसर। एसिड खट्टा है मतलब वो एसिड है ऐसा नहीं मान सकता, उसकी जो आयनाइजेशन पावर है मतलब आयंस डिसॉल्व कर रहा है, कौन से आयंस निकल रहे, पानी के अंदर आयंस फॉर्मेशन हो रहा है, कौन से आयंस निकल रहे, उससे हमें पता चलता है कि क्या एसिड है और क्या बेस है, ठीक है। अब देखो 2.1 अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड समझेंगे हम, ठीक है। तो देखो एसिड्स एंड बेसिस इन द लैबोरेटरी, यहाँ पे इंडिकेटर्स एंड कलर्स, मतलब इस इंडिकेटर के अंदर अगर हमने एसिड डाला तो उसका कलर क्या चेंज होगा, इस बेस के अंदर अगर हमने एसिड डाला तो उसका कलर क्या चेंज होगा, ये देखेंगे। तो देखो लिटमस के अंदर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम एसिड डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, पर अगर रेड लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम बेस डालेंगे तो वो जो रेड है वो ब्लू हो जाएगा। लिटमस एक इंडिकेटर है जो एसिड या बेस को अपने ऊपर पड़ने से अपना कलर चेंज कर देता है, ठीक है। तो ब्लू को एसिड रेड में कन्वर्ट करेगा और रेड को बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, तो बेस जो है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब देखो फिनोफ्थैलिन, फिनोफ्थैलिन के अंदर अगर हम एसिड डालेंगे तो वो कलरलेस होगा, पर अगर फिनोफ्थैलिन के अंदर अगर हम बेस डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। हम एक्टिविटी करके बता सकते हैं फिनोफ्थैलिन की, बेस डालेंगे इसमें, ठीक है। ये हमारे पास फिनोफ्थैलिन है और ये बेस है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बेस डालेंगे तो ये हो जाएगा पिंक, ये देखो इमीडिएटली उसने कलर चेंज किया और डार्क पिंक बना है। अब इसके अंदर अगर हम एसिड डालेंगे तो ये हो जाएगा कलरलेस। फिनोफ्थैलिन था उसके अंदर हमने बेस डाला तो वो पिंक हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब अगर इसके अंदर अगर मैं एसिड डाल दूं तो ये H2SO4 है, ठीक है, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक सॉरी, ये देखो कलरलेस हो गया, उसका जो पिंक कलर था वो चला गया, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के अंदर अगर हम एसिड डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, पर अगर बेस डालेंगे तो वो येलो हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज भी हमारे पास है, उसके साथ हम एक्टिविटी करेंगे। इसके अंदर क्या डालना है, एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा, एसिड डालेंगे मिथाइल ऑरेंज के अंदर, ठीक है।
ये देखो रेड हो गया। अब इसके अंदर अगर हम बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज के अंदर अगर हम एसिड डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का था, उसके अंदर हमने एसिड डाला तो ये लाल हो गया। अब हम बेस डालेंगे तो ये येलो हो गया, देखो। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तीनों जो हमने इंडिकेटर पढ़े, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन, ये तीनों इंडिकेटर जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे। अब हम आते हैं नेचुरल इंडिकेटर पे। नेचुरल में आता है टर्मरिक, चाइना रोज। तो टर्मरिक जो है उस पे अगर हम बेस डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, पर चाइना रोज पे अगर हम एसिड डालेंगे तो वो पिंक या रेड हो जाएगा, और बेस डालेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो लिटमस पे अगर हम एसिड डालेंगे, ब्लू लिटमस को एसिड लाल में कन्वर्ट कर देगा, और अगर हम रेड लिटमस पे बेस डालेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन के अंदर अगर हम एसिड डालेंगे तो वो कलरलेस रहेगा, पर अगर उसके अंदर हम बेस डालेंगे, जैसे कि हमने देखा फिनोल्फ्थेलिन था, उसके अंदर पहले तो वो एकदम पिंक हो गया था, उसके बाद एसिड डालने पे उसका कलर जो था वो चला गया था। उसके बाद हमने मिथाइल ऑरेंज देखा जो ऑरेंज कलर का था, उसके अंदर हमने एसिड डाला तो वो रेड हो गया था। उसके बाद हमने बेस डाला तो ये येलो कलर का हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। एग्जाम ट्रैप। इंडिकेटर्स कैन डिटेक्ट नेचर, indicators detect nature, they do not change pH themselves. indicators जो है वो एसिड है या बेस है ये दर्शाते हैं, खुद का कलर चेंज करने से। वो pH को चेंज नहीं करते, वो pH को चेंज नहीं करते। एक्टिविटी 2.1 लिटमस टेस्ट हाउस होल्ड सैंपल, मतलब घरेलू वस्तुओं से, मतलब नींबू को लिटमस पे डाल दिया, ऐसे करके हम कैसे लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सेटअप के लिए हमें चाहिए ब्लू रेड लिटमस स्ट्रिप्स, ड्रॉपर्स चाहिए और वॉच ग्लासेस चाहिए। अब स्टेप्स क्या है, प्लेस ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, विनेगर, ये सारे को स्ट्रिप्स पे डालो। ये लिटमस की स्ट्रिप्स आती है ऐसे, ये रेड लिटमस पेपर और ये ब्लू लिटमस पेपर, इसको हम एसिड डाल के देखते हैं। एक सेकेंड, ये देखो, ये आधा ब्लू और आधा रेड है, कैमरा जस्टिफाई नहीं करेगा। इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ये देखो, ऊपर से ब्लू है, नीचे से वो रेड हो गया है धीरे धीरे। ये लो, एक सेकेंड, ये आधा रेड है और आधा ब्लू हो गया। बेस डाला मैंने, देखो आधा रेड है और नीचे से थोड़ा थोड़ा जितना डिप किया मैंने उतना ब्लू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी हमने H2SO4 और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, बट घर की चीजें जैसे नींबू, लेमन जूस है, उससे हम लिटमस को कैसे चेक कर सकते हैं वो इस एक्टिविटी के अंदर है। तो देखो, लेमन जूस, विनेगर भी खट्टा होता है, लेमन जूस भी खट्टा होता है, फिर सोप, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मतलब लेमन जूस, सोप का थोड़ा पानी के अंदर डाल के सॉल्यूशन बना के ये सारी चीजों को लिटमस की स्ट्रिप्स पे डालना है। ठीक है, उसके बाद सौर लिक्विड जैसे विनेगर है, लेमन जूस है, ये जो खट्टे खट्टे है, ठीक है, ये लोग जो है, ये जो लेमन जूस है फिर विनेगर है, ये खट्टे होते हैं, तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, पर बेकिंग सोडा और सोप जैसे जो सॉल्यूशन है
वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। कौन से में कन्वर्ट करेंगे? ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो इन्फरेंस, इंडिकेटर कलर। इंडिकेटर कलर जो है वो एसिडिक या बेसिक नेचर को दर्शाता है। ठीक है, इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या देखा, इंडिकेटर जो है वो अपना कलर चेंज करके, मतलब जो भी सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। जैसे लेमन जूस है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब वो एसिडिक नेचर का है। पर बेकिंग सोडा है, उसका सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा जो है उसका एक सॉल्यूशन बनाया, उसके बाद उसको डाला है, तो ये जो बेकिंग सोडा है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, जो उसका बेसिक कैरेक्टर दिखाता है। ठीक है, अब देखो सेफ्टी के लिए हमें बोला है कि ये सारी चीजें टेस्ट मत करना, और जो ग्लास जिसमें ये सब किया था वो सब धो देना। ठीक है, एक्टिविटी 2.3 सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो देखो, एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथैलीन मिथाइल ऑरेंज टू एसिड बेस। अब हमें यहाँ पे बोला है कि फिनोल्फथैलीन मिथाइल ऑरेंज में से कुछ भी एसिड के अंदर डालो पहले, फिर बेस के अंदर डालो, और देखो ऑब्जर्व करो क्या होता है। तो देखो फिनोल्फथैलीन के अंदर अगर हम एसिड डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा। ठीक है, फिनोल्फथैलीन के अंदर हमने एसिड डाला तो वो कलरलेस हो गया, अगर हम इसके अंदर वापस बेस डालेंगे तो वो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज के अंदर हमने जब एसिड डाला था तो वो लाल हो गया था, एकदम लाल हो गया था, पर उसके बाद बेस डालने पे ये पीला हो गया। ठीक है, बेस ये वापस से पिंक हो गया, बेस डालने पे फिनोल्फथैलीन वापस से पिंक हो गया। ठीक है, अब एसिड डालने पे वापस कलरलेस हो जाएगा। तो फिनोल्फथैलीन मिथाइल ऑरेंज ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, टर्मरिक जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो देखो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज पे अगर हम एसिड डालेंगे तो वो लाल होगा, बेस डालेंगे तो वो येलो होगा। इन्फरेंस से हमें क्या पता चलता है, इंडिकेटर्स वर्क इन स्पेसिफिक पीएच रेंजेस यूजफुल इन टाइट्रेशंस। मतलब अगर हमें पीएच जानना है कि एसिड कितना वो है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स को। अब देखो, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। एसिड्स और बेस जो है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो देखो जनरली क्या होता है, एसिड प्लस मेटल गिव्स अस सॉल्ट प्लस H2। एसिड और मेटल मिलके हमें सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। तो एसिड प्लस मेटल गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और पीओपी मतलब पॉप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस जो है वो हमेशा पॉपिंग साउंड के साथ जलता है, हमेशा पॉपिंग साउंड के साथ जलता है। ठीक है, तो एसिड के साथ अगर हम मेटल का रिएक्शन करवाना चाहे तो हमें आगे जो मिलेगा वो होगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, इवॉल्व होगा। ये वाली जो साइन थी ये इवॉल्व वाली साइन थी। ठीक है, उसके बाद देखो एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है जिंक, जिंक मेटल है प्लस HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये चैप्टर नंबर 1 में भी थी। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फ्लास्क के अंदर कुछ किया था हमने, फिर फ्लास्क गर्म हो गया था। ठीक है, तो जिंक प्लस HCl मिलेगा हमें जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो ये जो ZnCl2 है वो एक सॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद बेस प्लस एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल में आता है या तो जिंक वाला या तो Al मतलब एल्यूमिनियम वाला। ठीक है, तो एम्फोटेरिक मेटल के साथ ही बेस जनरली रिएक्ट करता है, इसलिए बेस प्लस एम्फोटेरिक मेटल लिखा है। चैप्टर नंबर 3 में एम्फोटेरिक मेटल के लिए एक टॉपिक है अलग से, जिसके अंदर जिंक और एल्यूमिनियम का हमें बताया हुआ है कि ये एक एम्फोटेरिक मेटल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें बोला है कि हम एसिड और बेस का मेटल के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है वो देख रहे हैं। तो देखो एसिड तो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, पर बेस जो है वो एम्फोटेरिक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। बेस जो है वो एम्फोटेरिक मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा।
ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें दिया है बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है हमें, उसके साथ Zn मतलब जिंक। एम्फोटेरिक मेटल में यहाँ पे लिखा है या तो Zn या तो Al, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमें मिला सोडियम जिंकेट, उसके साथ हमें मिला H2 गैस, ठीक है। इवॉल्व होने वाली साइन है ये। तो एसिड प्लस मेटल गिव्स अ सॉल्ट प्लस H2 गैस, ठीक है। और बेस प्लस एम्फोटेरिक मेटल गिव्स अ सॉल्ट प्लस H2, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम ट्रैप्स पे। नॉट ऑल बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स मेनली विथ एम्फोटेरिक मेटल्स। सारे बेसेस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एक्टिविटी 2.3 पे, एसिड्स प्लस मेटल H2 टेस्ट, हाइड्रोजन का टेस्ट। तो देखो एसिड प्लस मेटल हमने ऊपर ही किया, जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस डाइल्यूट HCl इन टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब। यहाँ पे पूरा सेटअप तुम्हारी टेक्स्ट बुक में डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि एक कंटेनर है, मतलब इसके अंदर एक्टिविटी हो रही है, यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब निकाली है सोप सॉल्यूशन के अंदर, फिर बबल्स हो रहे हैं, वहां पर कैंडल लेके उन बबल्स को फोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पीओपी पॉपिंग साउंड आ रहा है, पॉप की साउंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे H2 का टेस्ट करने के लिए डिलीवरी ट्यूब निकाली और मैच स्टिक निकाली है। तो हम लोग देख सकते हैं सेटअप के लिए जिंक ग्रेन्यूल्स चाहिए हमें, Zn मेटल चाहिए, मेटल प्लस HCl, मेटल प्लस एसिड वाली एक्टिविटी कर रहे हैं हम, तो जिंक मेटल लिया है और HCl एसिड लिया है, ठीक है। तो देखो जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस डाइल्यूट HCl इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में लेना है हमें। उसके बाद डिलीवरी ट्यूब चाहिए हमें और मैच स्टिक चाहिए, माचिस। अब ऑब्जर्व effervescence gas burns with pop H2, inference H2 evolve confirms metal acid reaction। तो यहाँ पे मेटल और एसिड का रिएक्शन होके H2 रिलीज हो रहा है, उसको कंफर्म करने के लिए हमने माचिस लाई, गैस जो निकल रहा था उसके पास, तो वो जो गैस है वो पॉपिंग साउंड के साथ जला, जिससे हमें पता चला कि सच में HCl और Zn मतलब मेटल प्लस एसिड मिलके हमें H2 गैस दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी 2.4 पे, बेस प्लस एम्फोटेरिक मेटल, ठीक है। तो वार्म NaOH चाहिए हमें और जिंक चाहिए, जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल है, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे जिंक और NaOH मिलके भी तो H2 दे रहे, तो यहाँ पे भी पॉपिंग साउंड आएगा, ठीक है, क्योंकि H2 गैस जो है वो पॉपिंग साउंड के साथ जलता है। तो जिंक गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस H2 जो है वो हमेशा पॉपिंग साउंड के साथ जलेगा। तो यहाँ पे हम बेस और एम्फोटेरिक मेटल का देख रहे हैं, तो यहाँ पे NaOH जो है, NaOH प्लस Zn करेंगे हम, तो बबल्स निकलेंगे, जो कि हमें ये जो बबल्स है वो पॉपिंग साउंड के साथ जलेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि H2 गैस जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस एम्फोटेरिक मेटल गिव्स अस H2, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस एम्फोटेरिक मेटल गिव्स अस H2। अब देखो हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखेंगे। कार्बोनेट मतलब पीछे CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3, ठीक है। अब मेटल, आगे कोई भी मेटल है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड करेंगे तो सॉल्ट मिलेगा, जो पहले H2 मिल रहा था उसकी जगह H2O मिलेगा, उसके साथ CO2 मिलेगा, CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है इसलिए ऊपर वाला एरो, ठीक है। अब अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, की बात करें तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स अ सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, मेटल कार्बोनेट में मेटल, सोडियम हमारा एक मेटल है, उसका कार्बोनेट मतलब Na2CO3, ठीक है। तो Na2CO3 प्लस HCl, एसिड मतलब HCl, गिव्स अस NaCl, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड लेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl
गिव्स अस, ये जो कार्बोनेट है वो हटके Cl और Na साथ में होके हमें एक H2O बनाएंगे और एक CO2 बनाएंगे। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, मेटल कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड मतलब HCl गिव्स अस सॉल्ट बना, NaCl एक सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2। उसके बाद अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो भी हमें सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 मिलेगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, एसिड लेना था तो HCl लिया, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2 प्लस HCl gives us NaCl प्लस H2O। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे। यहाँ पे जो हमें CO2 मिल रहा था, अगर उसका टेस्ट करना है कि CO2 रिलीज हो रहा है या नहीं, दिख तो नहीं रहा, तो फिर उसको टेस्ट कैसे करेंगे हम? TEST टेस्ट। ठीक है, तो उससे हम लाइम वाटर में डालेंगे। CO2 को अगर हम लाइम वाटर में डालेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा। ठीक है, CO2 को अगर हम लाइम वाटर में डालेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा। एक्सेस CO2 क्लियर्स मिल्कीनेस CaHCO3 ट्वाइस। ठीक है, तो देखो अगर लाइम वाटर है उसके अंदर अगर हम CO2 डालेंगे कम मात्रा में, थोड़ा थोड़ा, तो वो मिल्की हो जाएगा। पर अगर ज्यादा CO2 डालेंगे वो जो मिल्कीनेस है वो चली जाएगी और बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब हम आते हैं एक्टिविटी 2.5 पे, लाइम वाटर कंफर्मेशन। ऑब्जर्वेशन, मिल्की क्लियर ऑन एक्सेस CO2। इन्फरेंस, कंफर्म्स CO2 फ्रॉम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड। तो देखो यहाँ पे हमने जो ऊपर किया था वही है, लाइम वाटर के अंदर CO2 का कंफर्मेशन कर रहे हैं, तो CO2 अगर हम लाइम वाटर के अंदर डालेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा, पर ज्यादा CO2 डालने पे वो जो मिल्कीनेस है वो चली जाएगी। ठीक है, अब देखो हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो सबसे पहले तो ये जो एसिड और बेस का साथ में रिएक्शन होना है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो साइड में लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस HCl प्लस NaOH गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, कोई सॉल्ट मिलेगी और सामने वाटर मिलेगा। तो देखो एक्सोथर्मिक होता है, अगर एसिड है, एसिड के अंदर बेस डाल दिया तो वो एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज होगी। ये जो ट्राइंगल वाला साइन है वो हीट दर्शा रहा है। अब देखो एग्जांपल, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस H2O। यहाँ पे एग्जांपल में हमें एसिड में दिया हुआ है HCl, बेस में दिया हुआ है NaOH। इन दोनों को मिलाएंगे तो जो रिएक्शन होगा उसमें NaCl बनेगा, H2O बनेगा। तो एसिड प्लस बेस हमें सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं, NaCl हमारी सॉल्ट है और H2O वाटर। ठीक है, अब देखो आयनिक, अगर आयंस की हम बात करें, एसिड में होते हैं H+, ये जो एसिड और बेस को मिला के H2O कैसे बना वो बता रहे हैं। तो देखो एसिड में होते हैं H+ आयंस, बेस में होते हैं OH- आयंस, ये दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं हम साथ में, तो एक H और एक H, H2 बन जाएगा और ये जो O है वो O, और ये जो है वो वाटर बन जाएगा। मतलब H2O का मतलब वाटर होता है, तो H2O कैसे बना? देखो यहाँ पे NaCl प्लस HCl प्लस NaOH। तो यहाँ पे HCl प्लस NaOH, ये एसिड है प्लस ये बेस है, तो OH और H मिलके H2O बना देंगे, ये वाटर बन गया। उसके साथ साथ जो सॉल्ट मिलेगी वो होगी, ये Cl बचा और ये Na बचा, तो NaCl। Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, और प्लस माइनस हमेशा
अनलाइक जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, प्लस प्लस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वैसे ही ये H प्लस होता है, ये OH माइनस, तो माइनस प्लस मिल जाएंगे और प्लस माइनस मिल जाएंगे। ऐसे हमें मिला NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो हमने देखा कि एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बना रही है, पर कैसे बन रहा है वाटर वो भी हमने देखा। ठीक है, तो H प्लस OH माइनस मिलके H2O बनाते हैं। अब हम आते हैं एक्टिविटी 2.6 पे, टेम्परेचर राइज ऑन न्यूट्रलाइजेशन। यहां से रिलेटेड हो रहा है कुछ, हीट निकल रही है, हीट इवॉल्व होगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है, अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो देखो सेटअप, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इक्वल वॉल्यूम्स डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट NaOH दोनों इक्वल वॉल्यूम में चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें एक थर्मोमीटर चाहिए ताकि हम टेम्परेचर माप सके। दोनों का रिएक्शन करवाओ, ये जब मिल रहा होगा तब हमें थर्मोमीटर से मापना है क्या हो रहा है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका इन्फ्लुएंस क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिलीजेस हीट। ठीक है, एसिड के अंदर अगर हम बेस डालेंगे तो हीट तो निकलेगी, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है सबसे पहले तो सॉल्ट कैसे बनी, वाटर कैसे बना। ठीक है, उसके साथ साथ हमें ये पता चला कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हीट रिलीज करता है। अब देखो रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स, मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन विथ एसिड। तो देखो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कोई भी मेटल है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम जो है उसको एनवायरमेंट में रखने के, मतलब चैप्टर नंबर 1 में भी हमने मैग्नीशियम की जब एक्टिविटी की थी उसको हमने सैंड पेपर से रब किया था। ठीक है, तो सैंड पेपर से रब कर इसलिए किया था हमने क्योंकि मैग्नीशियम की रिबन के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है, मतलब मैग्नीशियम एक मेटल है उसके ऊपर ऑक्साइड हो गया तो वो मेटेलिक ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। ठीक है, तो ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, मतलब उनका जो नेचर होता है वो नेचुरली बेसिक होता है। ठीक है, नेचुरली बेसिक होता है। तो देखो कॉपर एक मेटल है, कॉपर का ऑक्साइड मतलब मेटेलिक ऑक्साइड हो गया वो। अब देखो मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का है उसके अंदर अगर हम HCl डालेंगे तो वो CuCl2 हो जाएगा और H2O भी मिलेगा हमें। तो CuCl2 जो है वो ब्लू और ग्रीन कलर का होगा। अब देखो एक्टिविटी 2.7 में हमें बताया है इसी का रिएक्शन, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ब्लैक सॉलिड जो है ये कॉपर ऑक्साइड काले कलर का था, वो उसके अंदर एसिड डालते ही वो काला कलर चला जाता है और वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड काले कलर का था, काला कलर चला जाने के बाद वो ब्लू और ग्रीन कलर का हो जाता है। तो बेसिक ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, बेस प्लस एसिड गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर, सेम टू सेम बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अब मेटेलिक ऑक्साइड जो है, मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो नेचर, उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक होता है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो जनरली एसिडिक होता है। तो देखो अब नॉन मेटेलिक, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के थे तो एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक है तो उनका बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में हमने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaOH ट्वाइस बेस। ठीक है, इन दोनों को मिलाया, हमने ऊपर ही देखा था CaOH ट्वाइस, लाइम वाटर के अंदर CO2 डालेंगे तो वो CaCO3। चैप्टर नंबर 1 में व्हाइट वॉशिंग वाला जो क्वेश्चन है IMP क्वेश्चन है,
जिसके अंदर हमें बताया है कि पहले तो व्हाइट वॉशिंग, दीवारों पे व्हाइट वॉशिंग करने के लिए कैल्शियम को पानी के साथ मिक्स करते हैं, Ca+H2O gives us CaOH twice. CaOH twice 2-3 दिन के बाद शाइनी हो जाता है क्योंकि वो CaCO3 बन जाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो CaOH twice मतलब लाइम वाटर, उसके अंदर CO2 गैस डालेंगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा हमें, जिसके साथ H2O रिलीज होगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। एग्जाम ट्रैप CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड नॉट न्यूट्रल। CO2 जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है, वो न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्टिविटी 2.2 पे। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? सारे एसिड्स और बेसिस में कॉमनली क्या होता है? तो सबसे पहले हमने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वही चीज पढ़ेंगे हम, कॉमन पार्टिकल H+, ठीक है। एसिड्स के अंदर H+ आयंस होते हैं। अब ये H3O+ कैसे बन जाते हैं वो बताती हूं मैं। H+ आयंस जो है वो पानी के साथ मिलेंगे, पानी मतलब H2O, तो वो हो जाएंगे, H ऑलरेडी 2 है, ये एक और ऐड हो जाएगा तो वो H3 हो जाएगा, और O तो एक का एक ही रहेगा, इसीलिए H+ और H3O+ भी कहा जाता है एसिड के आयंस को, ठीक है। तो देखो एसिड्स कॉमन पार्टिकल, एसिड के अंदर कॉमन पार्टिकल होते हैं H+, और पानी के अंदर अगर एसिड डाल दे तो H3O+। उसी के साथ साथ बेस की अगर हम बात करें तो कॉमन पार्टिकल OH- होते हैं, OH-, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बिहेवियर अपीयर्स इन वाटर, आयनाइजेशन, बिहेवियर पानी के अंदर ही आएगा क्योंकि पानी के अंदर ही आयंस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी 2.8 पे, ड्राई वर्सेस एक्वियस HCl। ये हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने किया था ये कि सूखा HCl, ड्राई HCl जो है वो लिटमस का कलर चेंज नहीं कर पाएगा, जबकि एक्वियस HCl जो है वो लिटमस का कलर चेंज कर देगा, ब्लू का रेड में कर देगा। तो यहाँ पे ड्राई HCl जो है वो आयंस नहीं बनाता, आयंस मतलब एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल आयंस H+ है और बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल आयंस OH- है। तो एसिड जो है, सूखा एसिड, अगर HCl ऐसे सूखा सॉलिड में है तो मतलब वो आयंस निकालेगा ही नहीं, H+ आयंस नहीं निकलेंगे तो वो लिटमस का कलर नहीं चेंज कर पाएगा। पर अगर उसी को हम पानी के अंदर डाल दे, एक्वियस HCl बना दे, तो H+ आयंस रिलीज होंगे, जिसकी वजह से हमें उसका एसिडिक कैरेक्टर दिखेगा और लिटमस का कलर चेंज करेगा वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें बोला है ड्राई HCl, तो नो लिटमस चेंज, HCl टर्न्स, एक्वियस HCl टर्न्स ब्लू टू रेड। अब देखो इन्फ्रेंस क्या है, वाटर अनेबल्स आयन फॉर्मेशन, जो आयन का फॉर्मेशन है, पानी आयंस का फॉर्मेशन करने देता है, ठीक है, पानी के अंदर आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो सूखा HCl लिटमस का कलर चेंज नहीं कर पाएगा, बट जो पानी वाला एक्वियस HCl होगा वो कलर चेंज कर लेगा ब्लू से रेड में। अब देखो व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, एसिड और बेस का पानी के सॉल्यूशन में क्या होता है, ये सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ी है। आयंस पानी के अंदर निकलेंगे, ठीक है। तो देखो एसिड है, HCl प्लस है वाटर, वाटर सॉल्यूशन में क्या होगा, तो HCl प्लस H2O, तो हमें मिलेगा H3O प्लस। H3O प्लस कैसे बना, तो देखो HCl में ये एक H है, H2O में 2 H है, तो ये 1 + 2 H3 हो जाएगा, और O जो है वो एक ही है, और ये जो गैस Cl जो है, Cl वो अलग हो जाएगा, छुट्टा पड़ जाएगा, तो हमें मिलेगा H3O प्लस Cl जो है वो माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डालने पे हमें उसके जो आयंस है वो बनते हुए दिखेंगे, मतलब ऐसे नहीं दिखेंगे, मतलब पानी के अंदर आयन फॉर्मेशन होगा, H+ आयंस
HCl से निकल जाएंगे, Cl माइनस आयंस निकल जाएंगे, जिसकी वजह से हमें एसिड का एसिडिक कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालने पे Na+OH माइनस मिलेगा। ठीक है, NaOH, तो इसको अगर हम छूटा पाड़ दे, पानी में आयनाइजेशन होगा तो आयंस निकलेंगे, तो OH माइनस हो जाएगा और ये जो Na है वो प्लस हो जाएगा, मतलब वो ऑलरेडी प्लस है, बस ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे Cl माइनस है, 9th में ये एक्टिविटीज आती थी। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चंस आते थे कि ये प्लस माइनस मिलके एक ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो NaOH, पानी के अंदर OH माइनस अलग हो जाएगा और Na+ अलग हो जाएगा। अब हम आते हैं एक्टिविटी 2.9 पे, डू ग्लूकोज अल्कोहल आयनाइज। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में टेक्स्ट बुक में ये पूरी एक्टिविटी है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की। एक बल्ब था तो एसिड के अंदर बल्ब जलने लगा, बेस के अंदर बल्ब जलने लगा, तो ग्लूकोज और अल्कोहल में बल्ब क्यों नहीं जला? तो देखो, सबसे पहले तो एसिड जो है, एसिड H+ आयंस, ठीक है, बेस OH माइनस आयंस, तो ये जो आयंस है वो पानी में निकलने के बाद आयनाइजेशन, मतलब पूरा एसिडिक कैरेक्टर निकलता है तो आयन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो आयंस है, अगर यहाँ पे एक सॉल्यूशन मैं बना दूं एसिड का और इसके अंदर से मैं पूरा ऐसे बल्ब बना दूं, एक ऐसे बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रखा दोनों छुट्टी वायर, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये यहाँ से कंडक्ट होगी, ये वायर जुड़े हुए नहीं है, यहाँ से कंडक्ट होके ये बल्ब जलाएगी, तो इसका मतलब ये कंडक्ट कर रहा है, बल्ब नहीं जलाया तो नहीं कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे एसिड डाला तो बल्ब जला, बेस डाला तो बल्ब जला, बट ग्लूकोज और अल्कोहल डालने पे बल्ब नहीं जला, तो इसका मतलब ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ऑब्वियसली अगर बल्ब जला है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई है, नहीं जला है तो नहीं हुई है। इसका मतलब एसिड और बेस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर H+ और OH माइनस आयंस होते हैं। H+ और OH माइनस आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये पानी के अंदर अगर HCl है तो मतलब वो पूरा पानी आयनाइज हो गया है, इसके अंदर H+ आयंस है, एसिड की बात कर रही हूं मैं, तो इसके अंदर H+ आयंस होंगे, जिसकी वजह से दो वायर है, यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पे एक बल्ब है, तो ये जो बल्ब है वो जलने लगेगा कंडक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन, बल्ब डज नॉट ग्लो, नो आयंस, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर आयंस नहीं है, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। इन्फरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर सॉल्यूट्स डोंट प्रोड्यूस आयंस। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब वो अपने आप को आयंस में ब्रेक डाउन, मतलब अपना ब्रेकडाउन आयंस में नहीं कर सकते। अब देखो एक्टिविटी 2.10, कंडक्टिविटी ऑफ एसिड बेस सॉल्यूशंस। हमने अभी देखा ये कंडक्ट नहीं करते, ये करते हैं, एसिड और बेस कंडक्ट करते क्योंकि उनके अंदर आयंस होते हैं। ठीक है, H+ आयंस, OH माइनस आयंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब देखो, बल्ब ग्लोज विथ HCl NaOH इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आयन कंसेंट्रेशन। तो देखो, आयंस जितने ज्यादा कंसेंट्रेटेड उतना ज्यादा बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, बल्ब जो है वो कम ग्लो हो रहा है, मतलब सॉरी ये बल्ब है, ठीक है, यहां से एक वायर निकल रही है, ये बैटरी है, ठीक है, ये वायर इधर डाल दी, ये वायर इसमें डाल दी,
यहाँ पे एक बीकर के अंदर मैंने एसिड डाला है, बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो किया, मतलब उसके अंदर आयन ज्यादा है, आयनाइजेशन ज्यादा हुआ है एसिड की वजह से। और अगर बल्ब कम ग्लो किया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए है क्योंकि जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ आयन उतना ज्यादा ग्लो इंटेंसिटी। तो देखो एसिड और बेस जो होंगे वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करेगा। और कंडक्ट क्यों करेंगे? उनके अंदर होते हैं आयंस जैसे H+ और OH-। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशंस? एसिड और बेस के सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग है? पीएच पे आए हैं हम, ठीक है, पीएच स्केल, पीएच पेपर, ठीक है, वो भी हमारे पास है, ठीक है। तो देखो पीएच ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये लॉग वाला, ये ठीक है। पीएच में होता है एक ऐसे होता है पीएच, इसमें एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो देखो ये पीएच स्केल है, पीएच, पी छोटा, पीएच, ठीक है, पीएच स्केल है। यहाँ पे ये जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब एसिडिक भी नहीं, एसिडिक भी नहीं और बेसिक भी नहीं। 7 से जैसे ही नीचे जाता है पीएच, पीएच जैसे ही 7 से इस साइड नीचे की साइड आएगा वैसे ही एसिडिक कैरेक्टर आएगा, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक होता जाएगा। और अगर 1 है मतलब वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, और अगर उस साइड जाएगा और अगर 14 हुआ या 13 हुआ मतलब ज्यादा बेसिक है, 7 से उधर साइड जाते जाते उसकी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, 7 से इस साइड आते आते उसकी एसिड का जो कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1 पे सबसे ज्यादा एसिडिक, 14 पे सबसे ज्यादा बेसिक और 7 पे न्यूट्रल, ठीक है। तो देखो pH अगर 7 से कम है, pH इज लेस देन, इफ pH इज लेस देन 7 तो वो जो होगा वो एसिडिक होगा सॉल्यूशन। अगर pH इज इक्वल टू 7 है, इज इक्वल टू 7 मतलब न्यूट्रल होगा। अगर pH इज मोर देन 7, 7 से ज्यादा होगा pH मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा। अब देखो स्ट्रॉन्ग और वीक इज इक्वल टू आयनाइजेशन एक्सटेंट नॉट कंसेंट्रेशन। अब देखो हमने ऊपर इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही ये सब पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग, वीक, डाइल्यूट, कंसेंट्रेटेड, ठीक है। अब हम आते हैं पीएच मेमोरी बैंड पे। सबसे पहले ये याद रखो अगर 0 से 7 के बीच में है तो एसिडिक होगा, ठीक है, 0 से 7 के बीच में एसिडिक, 7 पे न्यूट्रल और 7 के बाद 7 और 14 के बीच में बेसिक, ठीक है। तो अगर 0 से 2 है तो बहुत एसिड, 3 से 6 है तो एसिड, पर 7 है तो न्यूट्रल, 8 से 10 में बेसिक, 11 और 14 में स्ट्रॉन्ग बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक। अब देखो एक्टिविटी 2.11 एस्टिमेटिंग पीएच को एस्टिमेट करके देखेंगे। टिपिकल मतलब लेमन का 2 जितना पीएच होता है, सिमिलर टू 2, विनेगर का 3 जितना, मिल्क का 6.5 हल्का सा अल्कलीन होता है। चैप्टर नंबर 1 में इसका क्वेश्चन भी है कि मिल्कमैन जो है वो अपने दूध के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देता है, वो इसलिए डालता है ताकि मिल्क जो है वो जल्दी खराब ना हो जाए, वो हल्का सा अल्कलीन रखते हैं उसको, ताकि वो अगर 7 है तो उसका पीएच नीचे हो जाएगा थोड़ा भी, तो वो एसिडिक होगा जिसकी वजह से वो खराब हो जाएगा, ठीक है। अब सलाइवा, हमारा जो सलाइवा होता है उसका 6.8 से 7.2 के बीच में होता है। सोप का
10 जितना होता है, सिमिलर टू 10 मतलब बेसिक अल्कलीन होता है। ब्लीच जो है उसका 12 से 13 के बीच में होता है। पीएच की बात कर रहे हैं हम, पीएच की, लेमन खट्टा होता है मतलब एसिडिक है, तो 2, विनेगर खट्टा होता है एसिडिक है, 3, मिल्क जो है वो हल्का सा अल्कलीन होता है, सलाइवा जो है खाने से पहले, खाने के बाद उसका पीएच चेंज हो जाता है, पीएच चेंज हो जाता है, तो सलाइवा का जनरली पीएच 6.8 से 7.2 के बीच का होता है। सोप का पीएच होता है 10, ब्लीच का होता है 12 से 13 के बीच में। बढ़ते हैं हम आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ, हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, तो देखो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारी चीजें, पेप्सिन रिलीज होता है, ठीक है, पेप्सिनोजेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जिसकी वजह से स्टमक का जो पीएच है वो एसिडिक रहता है, क्योंकि एसिड रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो स्टमक का पीएच 2 जितना होता है। एंटासिड, अगर ज्यादा एसिडिक है तो फिर हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड जो है वो हमारे पेट में एसिडिटी को कम करता है, तो हम एसिड को कम करने के लिए बेस लेंगे, बेस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो पीएच को बढ़ाता है, मतलब 7 के पास में लेके जाता है। टूथ इनेमल, हमारा ये जो दांत है वो इनेमल से बना हुआ है, तो अगर पीएच 5.5 से नीचे होता है तो ये जो इनेमल है वो डिसॉल्व होने लगता है, जिसकी वजह से कैविटी होती है हमें, ठीक है। अब देखो सॉइल जो है वो अगर एसिडिक है तो उसके अंदर लाइम डाल देंगे, लाइम मतलब CaOH ट्वाइस, एसिडिक है तो लाइम डालेंगे ताकि बेसिक अल्कलीन हो पाए, मतलब न्यूट्रल हो पाए। सॉइल अगर एसिडिक है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए CaOH ट्वाइस डालेंगे, जो थोड़ा सा अल्कलीन बेसिक होता है, ठीक है। सॉइल अगर बेसिक है तो जिप्सम डालेंगे, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ठीक है। ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 के बीच में रहता है। अब देखो एक्टिविटी 2.12 पीएच सर्वे, मतलब ये सारी चीजों का तुम जो लोकल वाटर, सॉइल, फूड, ये सारी चीजों का पीएच चेक करके ऐसे बताओ, ऐसा है। अब देखो 2.4 मोर अबाउट सॉल्ट्स, तो यहाँ पे हम फैमिली ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे। देखो फैमिली ऑफ सॉल्ट, सेम एसिड, सेम एनायन, सेम सॉल्ट फैमिली। अगर सेम एसिड है, सेम एनायन, मतलब सॉल्ट जो होता है उसके अंदर जो नेगेटिव आयन है, सॉल्ट में जो नेगेटिव आयन है वो सेम है, जैसे कि एनायन क्या हो गया, ये Cl माइनस, ठीक है, SO4 ये सेम एनायन हो गए, ठीक है। सेम एसिड मतलब HCl यूज हो रहा है, H2SO4 यूज हो रहा है, तो सेम एसिड में सेम एनायन होगा, मतलब Cl, तो इसकी जो सॉल्ट बनेगी वो एक सॉल्ट फैमिली हो गई। HCl एसिड वाली जो सॉल्ट बनेगी वो HCl फैमिली हुई। H2SO4 एसिड वाली जो सॉल्ट बनेगी वो H2SO4 फैमिली हुई। तो वैसे ही जो एनायन है वो सेम होंगे, उस तरीके की फैमिली होगी, ठीक है। जैसे कि NaCl, KCl ये HCl फैमिली हो गई, Na2SO4, K2SO4 ये H2SO4 फैमिली हो गई। सॉल्ट फैमिली की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो ग्रुप सॉल्ट्स बाय एनायन, क्लासिफाई अननोन सॉल्ट्स बाय Cl माइनस SO4 to OK एक्टिविटी है, ठीक है। अब देखो सॉल्ट का पीएच कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो सॉल्ट जिस एसिड या जिस बेस से बनी है उससे पता चलता है कि सॉल्ट जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो वो न्यूट्रल होगी, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बट वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस मतलब सॉल्ट जो है वो थोड़ी सी एसिडिक हुई क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया था, बेस वीक था, ठीक है, मतलब एसिडिक सॉल्ट मिलेगी। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक सॉल्ट हमें मिलेगी। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस तो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से बेसिक मिलेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से एसिड, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल मिलेगी। यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है, NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है,
अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है और बेसिक सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी 2.14 पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन का पीएच चेक करने के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, NaCl से केमिकल्स बन रहे हैं, उसकी बात करेंगे। तो देखो NaCl जो है उससे हम अगर क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली मतलब Cl, अल्कली मतलब NaOH। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस मतलब ब्राइन इलेक्ट्रोलाइसिस। ये यहाँ पे हमने बीकर लिया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट्स है, यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ पे हमें एक ब्राइन मिलेगा, एक क्लोर मिलेगा, एक अल्कली मिलेगा। क्लोर का मतलब Cl, अल्कली का मतलब NaOH। यहाँ पे इस क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर हमें मिल रहा है NaOH, Cl2, उसके साथ साथ H2 भी मिलेगा, H2। तो यहाँ पे NaCl से हमें केमिकल्स मिल रहे हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे एनोड, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ठीक है, तो एनोड जो है उधर हमें Cl2 गैस मिलेगा, कैथोड पे हमें H2 गैस मिलेगा। कैथोड दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रोड्स के बारे में एक अच्छा सा डिफाइन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोड्स किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस जब किया था तब एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिल रहा था और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिल रहा था। वैसे ही यहाँ पे एनोड पे हमें Cl2 गैस मिलेगा, कैथोड पे हमें H2 गैस मिलेगा। उसी के साथ साथ Cl2 और H2 अलग होके मिलेंगे, तब हमें मिलेगा NaOH। ठीक है, अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है, बेस होता है। ठीक है, इसीलिए अल्कली। तो इस प्रोसेस के अंदर क्लोर मतलब क्लोरीन मिल रहा है, अल्कली मतलब NaOH मिल रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो एनोड पे हमें Cl2 मिलेगा, कैथोड पे हमें H2 मिलेगा। तो यहाँ पे Cl जो है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, जो H2O ले लेता है और H2 बनाता है और OH माइनस अब बनाता है। OH माइनस पानी में डिसॉल्व होके NaOH बनाता है, Cl2 बनाता है। Cl2 एनोड पे रिलीज हुआ, H2 कैथोड पे रिलीज हुआ। तो ये जो तीनों चीजें मिली हमें इस प्रोसेस के अंदर, ये तीनों ही चीजें बहुत उपयोगी है। NaOH सोप और पेपर में यूज होता है, सोप बनाने में, पेपर बनाने में। Cl2 क्लोरीन गैस जो है वो PVC में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट, पानी के अंदर वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, स्विमिंग पूल में भी इसी को वापरते हैं। ठीक है, फिर ये जो H2 है वो फ्यूल में यूज होता है और NH3 बनाने में भी H2 यूज होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम आते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। अब ये बनता कैसे है? तो Cl2 प्लस CaOH ट्वाइस, क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस H2O। तो ये यहाँ कहाँ यूज होता है? डिसइंफेक्टेंट, वाटर प्योरिफिकेशन और ब्लीचिंग फैब्रिक्स में। फिर हम आते हैं बेकिंग सोडा पे। बेकिंग सोडा मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा जो है वो माइल्ड अल्कली मतलब थोड़ा सा बेसिक होता है, जिसको एंटासिड, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, बेकिंग सोडा में NaHCO3 प्लस एडिबल एसिड मतलब कुकिंग के टाइम पे बेकिंग सोडा डालने पे अगर एडिबल एसिड मिल जाए तो बेकिंग सोडा का क्या होता है? CO2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3
ठीक है। ये माइल्ड अल्कली है, एंटासिड में काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशन में काम आता है। अगर ये खाने में डाले तो एडिबल एसिड के साथ मिलके CO2 गैस रिलीज करता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी CO2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वॉशिंग सोडा पे। वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3 डॉट डेकाहाइड्रेट। 10H2O का मतलब डेकाहाइड्रेट, 10H2O का मतलब डेकाहाइड्रेट, ठीक है। Na2CO3 डॉट 10H2O, 10H2O मतलब डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट फ्रॉम NaHCO3 सॉफ्टन्स हार्ड वाटर क्लींजिंग एजेंट। Na2CO3 वॉशिंग सोडा को कहाँ का यूज किया जाता है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में और क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। POP सबसे IMP, मतलब ये पूरा IMP है, बट ये POP अलग से ही IMP है, ठीक है। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये POP का इक्वेशन होता है CaSO4 डॉट हेमीहाइड्रेट, मतलब CaSO4 डॉट 1/2H2O, जो कि बनता है जिप्सम से। जिप्सम ऊपर आया था, सॉइल अगर बेसिक है तो उसको एसिडिक बनाने के लिए जिप्सम को यूज करते हैं। तो CaSO4 डॉट 1/H2O POP है, पर वो बनता कैसे है? CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। ये जिप्सम है। इसको अगर हम हीट करें, कंट्रोल हीट करें, और ये जब CaSO4 डॉट 1/2H2O बन जाए, तब ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब अगर इसके अंदर वापस पानी मिक्स करें, मतलब 1/2H2O डाल दे, पानी डाल दे, तो ये वापस से जिप्सम बन जाएगा। 1/2 प्लस 1 इंटीजर 1/2 तो बन जाएगा 2H2O, ठीक है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4 डॉट 1/2H2O। ये कैसे बना? जिप्सम से। जिप्सम मतलब CaSO4 डॉट 2H2O। कंट्रोल हीट करने पे, इसको कंट्रोल हीट करने पे ये दो मॉलिक्यूल का हाफ हो जाता है, और ये जो 1/2H2O ये निकल जाता है, तब बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो जिप्सम के अंदर अगर हम हीट करें तो हमें POP मिलेगा, पर अगर हम POP के अंदर वापस से पानी डालें, मतलब 1 इंटीजर 1/2H2O, तो हमें वापस से मिल जाएगा जिप्सम, ठीक है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? तो ये जो ऊपर 2H2O 1/2H2O ये जो था, पानी के जो क्रिस्टल्स थे, मतलब CaSO4 डॉट 1/2H2O, तो ये जो 1/2H2O मतलब पानी का ये जो क्रिस्टल है वो सच में ड्राई होता है। तो इसको हम एक्टिविटी की तरीके से समझ सकते हैं। पहले तो देखो CuSO4 डॉट 5H2O, इसको अगर हम हीट करें तो सबसे पहले तो कॉपर सल्फेट जो है CuSO4 ये ब्लू कलर का होता है। CuSO4 ब्लू कलर का होता है, और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर पानी होता है, मतलब ऐसे नहीं दिखेगा, क्रिस्टल्स के अंदर पानी होता है, पर उसको जब गर्म करते हैं तो उसके अंदर का जो पानी है वो निकल जाता है। मतलब अगर हम उसको टेस्ट ट्यूब में गर्म करें तो उसके आजू बाजू में पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगी, तो उसका जो ब्लू कलर है, पानी निकलने के बाद उसका जो ब्लू कलर है वो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर पानी वापस ऐड करें तो वो जो क्रिस्टल्स है वो वापस ब्लू कलर के हो जाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो क्रिस्टल्स थे उनके अंदर पानी तो था, पर वो हीट होने पे निकल गया। उसके बाद अगर वापस पानी डाला तो वापस से वो पानी अंदर स्टोर हो गया, और जो कलर था वो वापस से आ गया। तो देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स्ड नंबर ऑफ H2O इन लैटिस गिव्स कलर शेप, मतलब जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है NH2O, फिक्स्ड NH2O का मतलब होता है, फिक्स्ड NH2O का मतलब होता है नंबर ऑफ H2O, NH2O का मतलब नंबर ऑफ H2O। तो जो मतलब एक जैसे कॉपर सल्फेट है उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ H2O है, मतलब 5, ऐसे
5H2O, मतलब उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ H2O है, ठीक है। लेटिस का मतलब एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जैसे CuSO4 था तो इसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ H2O है, यहाँ पे N की जगह पे 5 है, नंबर ऑफ H2O मतलब 5 है यहाँ पे। लेटिस मतलब कोई आयन या मॉलिक्यूल उसके अंदर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ वाटर होता है जो गर्म होने पे लूज करता है पानी को, और फिर गर्म होने पे मतलब हीट होने पे तो पानी छोड़ने के बाद उसका कलर जो है वो चला जाता है, पर रिहाइड्रेशन पानी वापस डालने पे कलर जो है वो रिस्टोर हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल में CuSO4 है 5 CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O, Na2CO3.10H2O, ऊपर आया था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। एविडेंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें हमने देखा पहले पानी छूटा तो फिर व्हाइट कलर हो गया, पर पानी वापस डालने पे ब्लू कलर वापस आ जाता है। ओके, प्रैक्टिस पावर पैक। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है, अगर हमें रिवीजन करना है हम MCQs के साथ कर सकते हैं। विच शोज बी रेड, ब्लू से रेड में चेंज कैसे आता है, तो लेमन, क्योंकि सोप जो है वो बेसिक है, बेकिंग सोडा बेसिक है, लेमन एसिडिक होता है, तो मतलब लेमन ब्लू को रेड में कलर चेंज करेगा, तुम्हें बताना है, ठीक है। गैस विथ POP ऑन बर्निंग, कौन सा ऐसा गैस है जो POP साउंड के साथ जलता है, H2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या B H2। उसके बाद हम आते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन मतलब मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस HCl मतलब एसिड के साथ हो रहा है। मेटल कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। तो देखो NaHCO3 प्लस HCl मतलब H2 और CO2 तो बाय डिफॉल्ट लिख देना है, उसके बाद जो बचा वो एक में डाल दो, NaCl, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, H2O और CO2 मिल जाने के बाद हमें सॉल्ट कौन सी मिली, Na और Cl, ठीक है। फिर ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। टूथ इनेमल क्रिटिकल मतलब 5.5 से नीचे pH होने पे दांत जो है उसका इनेमल सड़ने लगता है, डिके होने लगता है, ठीक है। अब देखो NaNH4Cl सॉल्यूशन मतलब NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनती है, ठीक है। उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है जो सॉल्ट बनेगी वो कैसी होगी, बेसिक होगी क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। फिर चाइना रोज में बेस डाल दे तो वो ग्रीन हो जाता है। POP सेट्स टू जिप्सम तो वो फॉर्मूला बनेगा CaSO4.2H2। ब्राइन इलेक्ट्रोलाइसिस, ब्राइन इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर मतलब Cl2, अल्कली मतलब NaOH और हमें मिलेगा H2, क्योंकि एनोड और कैथोड होता है, दोनों पे एक एक गैस रिलीज होती है, Cl2 गैस रिलीज हुई, उसके साथ साथ ब्राइन हमें मिला NaOH, पर H2 भी रिलीज होगा कैथोड पे, ठीक है, ठीक है। ये सारे ठीक है छोटे छोटे आंसर्स है। देखो क्विक टेबल्स, इंडिकेटर्स, एक इंडिकेटर है लिटमस, ब्लू लिटमस को एसिड रेड में कन्वर्ट कर देगा और रेड लिटमस को बेस ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद फिनोफ्थैलिन जिसकी हमने एक्टिविटी भी की, फिनोफ्थैलिन में अगर हम एसिड डाल दे तो वो कलरलेस होगा, पर फिनोफ्थैलिन के अंदर अगर हम बेस डाल दे तो वो पिंक हो जाएगा। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा एसिड डालने पे और येलो हो जाएगा बेस डालने पे। फिर चाइना रोज ये हो जाएगा एसिड डालने पे पिंक या रेड और बेस डालने पे ग्रीन। फिर सॉल्ट पीएच नेचर, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ IMP है, जैसे ये क्लोर अल्कली है उसमें एनोड पे Cl गैस मिलेगा हमें और Cl जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन H2O ले लेगा जिसकी वजह से H2O गैस निकलेगी और OH आयन निकलेगा। और ये जो OH है वो पानी
ब्राइन बनाएगा NaOH, Cl2 और H2, ठीक है। तो ओवरऑल ब्राइन मिलेगा NaOH, Cl2 और H2। फिर लाइम वाटर CO2 टेस्ट, तो टेस्ट ट्यूब से CO2 निकल रहा है कोई रिएक्शन में, तो उस CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल देंगे तो वो CaCO3 बन जाएगा जो मिल्की हो जाएगा। पर ज्यादा CO2 डाल देंगे तो फिर वो हो जाएगा, मिल्कीनेस जो है वो चली जाएगी, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, ये थर्मोमीटर से चेक किया था हमने, ठीक है। अब लैब सेफ्टी, तो देखो फाइनल, इस चैप्टर का फाइनल चीज बैलेंस इक्वेशंस प्लस राइट स्टेट्स, मतलब इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे अगर दो एटम है, वहां पे रिएक्शन के बाद भी हमें दो ही मिलने चाहिए, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम मैटर को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए बैलेंस करना है इक्वेशन को, हमें हर एक इक्वेशन को बैलेंस करना है। उसके साथ साथ जो इक्वेशन है वो फाइनल तब मिलेगी हमें जब हम उसके स्टेट लगाएंगे, जैसे एक्वियस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। उसके बाद मार्क गैस, अगर गैस निकल रही है तो ऊपर वाली साइन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो नीचे वाला एरो, हीट निकल रही है तो ट्राइंगल, ठीक है। फिर हमें ये याद रखना है टूथ का pH 5.5 से नीचे गया तो इनेमल जो है वो डिसॉल्व होने लगेगा, जिसकी वजह से टूथ जो है वो सड़ने लगता है। फिर ब्लड का pH 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। HCl का pH जो है वो 2 जितना होता है। टाई इच एक्टिविटी टू अ वन लाइन इन्फ्रेंस फॉर फुल मार्क्स, जैसे हमने हर एक एक्टिविटी के लास्ट में देखा था, इन्फ्रेंस जो है हर एक एक्टिविटी के लास्ट में इन्फ्रेंस आया था, जिसमें हमने देखा था कि उस एक्टिविटी के अंदर फाइनल में हमें क्या देखने को मिला, मतलब क्या था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।